नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने चैनल के जो 100 सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट हो गए। हमने हमारा एक माइलस्टोन जो है अचीव कर लिया है। लेकिन आप जो है जो चैनल पर लोग आ रहे हैं वो वीडियो जो है एंड तक नहीं देख रहे, तो आपसे विनती है कि वीडियो एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियो देख के जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, तो आपको आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो हमारी सीरीज चल रही थी नक्सल फंडिंग के ऊपर, द पैटर्न इन नक्सल फंडिंग। उसमें हमने 2 पार्ट कर लिए है। वो दोनों पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई कार्ड भी मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। पहला पार्ट हमने किया था जो सोर्सेस है, कौन से सोर्सेस से नक्सलवादियों को पैसा आता है। दूसरा पार्ट हमने किया था जो कॉरपोरेट फंडिंग है नक्सलवादियों की, उसके बारे में। और ये जो तीसरा पार्ट है, हम इसमें बात करेंगे कि जो लोकल लोग हैं या फिर लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स है या फिर जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स है वहाँ पे आते हैं, या फिर लोकल जो बिजनेसमैन है जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, जैसे कि जो सप्ताह में जो एक बार बाजार लगता है उस पर जाके अपना सामान बेचना वगैरह, इस तरह के काम करते हैं। उनसे किस तरह से नक्सलवादियों को पैसा आता है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए व्यूज़ विद वेदांत। तो मेरे पास अभी यही रिपोर्ट है ओम प्रकाश जी की, जिसके बेस पर मैंने पहला और दूसरा वीडियो बनाया था। तीसरा वीडियो भी मैं इसी के बेस पर बना रहा हूँ। तो इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से नक्सलवादी पैसा कलेक्ट करते हैं। तो नक्सलवादी जो है, जो लोकल छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनसे पैसा कलेक्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है द माओइस्ट चार्ज कमीशंस एंड लीवीज फ्रॉम ऑल नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज वर्किंग इन द एरियाज। मतलब जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, एनजीओ जिस तरीके हम उसे बोलते हैं, एनजीओ, उससे पैसा लिया जाता है जो कि आदिवासियों के लिए काम करते हैं, जेन्युइनली आदिवासियों के लिए काम करते हैं। उन्हें काम वहाँ उस एरिया में काम करने के लिए नक्सलवादियों को पैसा देना पड़ता है। और जैसे कि लोकल तेंदू कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, या फिर जो सिविल कंस्ट्रक्शन करते हैं वहाँ पे, अगर वहाँ पे रोड बनानी है तो गवर्नमेंट को भी वहाँ के लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स पर डिपेंड होना पड़ता है। और लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हुए भी जो माओवादी है उनको काम नहीं करने देते। अगर आप एक बात सोच लीजिए, अगर माओवादियों को उस एरिया के आदिवासियों को अगर उनकी जो लेवल है, उनका लिविंग लेवल है, वो स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ाना है, अगर उनको उन आदिवासियों के लिए काम करना है, तो वो आदिवासियों को दूसरे स्थान में जाने के लिए या फिर उनका बाहर की दुनिया से संपर्क करने के लिए क्यों रोकेंगे। लेकिन इनका जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं अभी तक, तो इससे ये साफ साफ नज़र आता है कि ये लोग सिर्फ इसीलिए काम कर रहे हैं कि आदिवासियों का बाहर की दुनिया से बिल्कुल भी संपर्क ना हो पाए। तो आप सोच कर देखिए कि जो लोग भी कहते हैं कि नक्सलवादी जो है आदिवासियों के लिए काम करते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत है। जो लोकल शॉपकीपर्स होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट जो वर्कर्स होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट जो वहाँ पर आते हैं काम करने के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर, उनसे भी पैसा लिया जाता है। तो दैनिक भास्कर जो हिंदी वृत्तपत्र है, उसके अनुसार, उसकी रिपोर्ट के अनुसार, द एक्सट्रीमिस्ट्स हैव इन फाइंड द फिक्स्ड रेट्स। उन्होंने जो है फिक्स रेट्स बनाया हुआ है। मतलब अगर बड़ी रोड बनानी है किसी कॉन्ट्रैक्टर को, तो पूरे रोड के प्रोजेक्ट का 10% उसे नक्सलवादियों को देना पड़ता है। अगर छोटे ब्रिजेस वगैरह बनाने हैं या फिर कच्ची सड़क जो होती है गांव में, अगर वो बनानी है तो उसका 5% उनको देना पड़ता है। उसमें लिखा हुआ है जो वहाँ के प्राइवेट बस ऑपरेटर्स होते हैं, जो प्राइवेट बसेस या फिर गवर्नमेंट बसेस भी यहाँ से जाती है, तो उन बस को, उसके ड्राइवर को या कंडक्टर को हर महीने का 1000 से लेकर 5000 तक का जो रेट है या कमीशन है वो नक्सलवादियों को देना पड़ता है, ताकि वो इन बसेस को उस एरिया में जाने के लिए अनुमति दे दे। मतलब आप सोच सकते हैं कि बस भी, जो बसेस है वो भी उस एरिया में नहीं जा सकती। हालांकि ये रिपोर्ट पुरानी है, लेकिन अभी अभी की ये घटना है कि जो टूरिस्ट बस उस एरिया से जा रही थी, उस बस को भी रात में नक्सलवादियों द्वारा रोका गया था और उनसे एक्सटॉर्शन किया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके रिपोर्ट के अनुसार झारखंड ओडिशा जो रेड कॉरिडोर है उस एरिया में अब तक 21 सड़कों का निर्माण रोका गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि अब तक 21 सड़कों का निर्माण है जो इन नक्सलवादियों ने रोका है, क्योंकि उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने नक्सलवादियों को पैसे नहीं दिए। ये वही काम करते हैं जब सड़कें बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीन या फिर जो जेसीबी लगता है, रोलर वगैरह लगते हैं, वो आते हैं तो उनको जला देना या फिर उनको अगवा कर लेना, ये नक्सलवादी काम करते हैं। और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अगर आर्मी उन कॉन्ट्रैक्टर्स को या फिर
उन जो काम करने वाले हैं, सड़क बनाने वाले, अगर आर्मी उनको प्रोटेक्शन देती है तो आर्मी के ऊपर हमला करके वहाँ पे उन कॉन्ट्रैक्टर्स को भी शहीद किया जाता है और आर्मी को, जवानों को भी मारा जाता है। मतलब किस तरीके से पूरे सोफिस्टिकेटेड तरीके से आदिवासियों का बाहर की दुनिया से संपर्क बिल्कुल भी ना हो, इसका पूरा ध्यान जो है नक्सलवादी रखते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की 2010 की रिपोर्ट के अनुसार नक्सलवादी जो होते हैं वो गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स आते हैं उनको थ्रेटन करके या फिर उनको परेशान करके, उनको किडनैप करके, उन पर ज़बरदस्ती करके जो पैसा गवर्नमेंट स्कीम के लिए गवर्नमेंट की तरफ से उनके पास आता है, उन पैसों को वो डाइवर्ट कर लेते हैं अपने पास से। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो है वो इसमें रिश्वत लेते हो या इसमें वो भी पैसा खाते हो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ज़बरदस्ती करके या फिर उनको थ्रेटन करके, उनके फैमिली को थ्रेटन करके वो जो पैसा है वो अपनी तरफ ले लिया जाता है नक्सलवादियों द्वारा। और जो उस एरिया से जो बैंक की जो गाड़ियाँ होती है, कैश वाली गाड़ियाँ होती है, वो भी गुजरती है, तो उसका भी जो पैसा है वो नक्सलवादी लूट लेते हैं। 2010 की उसी रिपोर्ट के अनुसार ICICI बैंक की जो एक गाड़ी थी उसमें 5 करोड़ की कैश लेकर जा रही थी, वो नक्सलवादियों ने लूट ली। बाद में इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिस रिपोर्ट बाहर निकल कर आई है उसमें ये पता चला है कि जिन नक्सलवादियों ने या जिन लोगों ने वो ICICI बैंक का जो ट्रक था पैसों से भरा हुआ वो लूटा था, उसका लिंक जो है वो दाऊद और ISI से जुड़ा हुआ है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की 2010 की रिपोर्ट है, आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद में इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि ऐसे बहुत सारे NGOs है जो डायरेक्टली नक्सलवादियों को जो फंड्स है वो मोबिलाइज करने में उनकी हेल्प करते हैं। 2007 की एक रिपोर्ट के अनुसार, उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, उसमें बताया गया था कि जो वज्रबोध सोसाइटी नाम का एक NGO है जो अरेस्टेड नक्सलवादियों ने उन्होंने उस NGO का नाम लिया था और उसमें बताया था कि वज्रबोध जो सोसाइटी है उस NGO ने बहुत से जो फंड्स है जो बाहर देशों से या फॉरेन से फंड्स उन नक्सलवादियों के लिए मोबिलाइज करे गए थे। उसमें यह भी कहा गया था कि जो साउथ ईस्टर्न रीजन है आशिया का, उससे भी बहुत से फंड जो है नक्सलवादियों के लिए मोबिलाइज किए गए थे। उसके बाद में चाइना का रीजन, फिर रशिया और बहुत से फंड जो है जो UK से या यूरोपियन रीजन से मोबिलाइज करे गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से ये नक्सलवादियों के लिए फंड्स जो है वो NGOs मोबिलाइज करते हैं। ये NGOs मतलब इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जिस मैंने पहले वीडियो में भी बात करी थी और दूसरे वीडियो में भी बात करी थी, वाइट कॉलर टेररिस्ट जिसे हम कहते हैं। ये अपने बीच में रहते हैं, ये हमारे साथ में रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि ये नक्सलवादियों के लिए, ये इतने बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। नक्सलवादी मतलब क्या है? इनकी जो पार्टी है वो UN के लिस्ट के अनुसार एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और 10 सबसे बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में इनका नाम आता है। मतलब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से ये सब काम जो है ये चलता रहता है। हालांकि 2009 में एक जो NGO की लिस्ट है उसे वो केंद्र सरकार को सबमिट की गई थी, लेकिन उस समय के केंद्र सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो सरकारों का इस तरीके से इन घटनाओं को या इस इशू को इग्नोर करना और इस इशू को अंडरप्ले करना एक बहुत बड़ा भारत की सिक्योरिटी को खतरा माना जा सकता है। तो ये वीडियो थोड़ा छोटा ही रहेगा, इतनी ही इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में होगी। तो आप हमें बता सकते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट में पूछिए, या फिर आप हमें सोशल मीडिया पर भी पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है या आप कुछ बताना चाहते हैं तो आप मेल भी कर सकते हैं, मेल ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।